नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा जगत अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है समास। तो आप सभी साथी जल्दी जल्दी क्लास से जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो है समास। और समास जो हर एग्ज़ाम की सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज हम समास का जो बेसिक है वो इस क्लास में कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी से सभी साथी शिक्षा जगत अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लो, ताकि तुम्हारे पास दिव्या मैम की जितनी भी क्लासेज है वो मिस ना हो। ठीक है, तो देखो आज हम बात कर लेते हैं समास। अब देखो समास बेटा मैम की थोड़ी तबीयत खराब है ना, तो थोड़ा गला वाला खराब है ना, थोड़ा माफ़ कर देना अगर मैम से कोई गलती हो जाए तो। अब देखो समास। अब सबसे पहले हम समास में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखो हम बात करेंगे समास शब्द का विच्छेद। ठीक है, इस क्लास में हम बात करेंगे कि समास शब्द का विच्छेद, उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही समास शब्द का जो विलोम होता है, समास का जो विलोम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। समास का अर्थ क्या होता है इस बारे में हम जानेंगे। इसके साथ ही समास की परिभाषा क्या है वो भी हम इस क्लास में जानेंगे। और समस्त पद क्या है, समस्त पद क्या है, समस्त पद किसे कहा जाता है वो भी इस क्लास में हम जानेंगे। समास की रचना, इसके साथ ही समास विग्रह, समास के भेद, समास विग्रह करते समय निम्न बातों का ध्यान रखेंगे। तो ये जितना भी संपूर्ण आप सभी के सामने बताया गया है ये हम 3 क्लासों में पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अभी सिर्फ हम बात करने वाले हैं समास का जो बेसिक परिचय है उसके बारे में। तो देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं समास शब्द का विच्छेद, है ना, कि समास शब्द जो है उसका जो विच्छेद है वो किन शब्दों से कितने शब्दों में हुआ है। तो देखो समास शब्द का विच्छेद 2 शब्दों से हुआ है, सम धन आस। सम धन आस। अब सम क्या है इसमें है सम उपसर्ग, क्या है, उपसर्ग है। और आस जो है ये क्या है अपना, आस जो है ये है अपना मूल शब्द, क्या है, मूल शब्द। क्योंकि बेटा उपसर्ग में क्या होता है कि जो शब्द के जो धन से पहले लगता है, जो शब्द के आगे लगता है वो होता है उपसर्ग, और जो धन के बाद होता है वो होता है मूल शब्द। तो इसमें जो आस है ये अपना क्या है, मूल शब्द। ठीक है, और संधि नहीं है, यह संयोग है जिसमें सम उपसर्ग, ठीक है, जो हमने बात कर ली कि इसमें क्या है, सम क्या है, उपसर्ग है। उसके बाद देखो तथा, आस क्या है, मूल शब्द है। यहाँ सम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, जान लिया हमने कि सम क्या है, भाई समास 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सम क्या है, इसमें उपसर्ग है। आस क्या है, इसमें मूल शब्द है। लेकिन अब सम का अर्थ क्या होता है वो भी हम जान लेते हैं। तो देखो सम का अर्थ होता है पास या समीप, क्या होता है, पास या समीप। तथा आस का अर्थ है बैठना या बैठाना। ठीक है, तो अगर आस और सम और आस दोनों को हम मिलाए तो इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों को मिला के अगर हम इसका अर्थ निकाले तो क्या होता है, समीप बैठना, समीप बैठना या समीप बिठाना। ठीक है, ये होता है इसका अर्थ। ठीक है, अब देखो यहां तक कंप्लीट बेटा। अब हम जानेंगे कि समास का विलोम पूछा जाता है कई बार कि जो समास शब्द है, और विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता कि समास शब्द का भी विलोम होता है, और अगर होता है तो कौन सा होता है। तो आज हम ये भी जान लेते हैं समास का जो विलोम है वो है व्यास, क्या है, व्यास। और व्यास जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वी धन आस, किससे, बी धन आस। और बी धन आस जो व्यास शब्द है इसमें कौन सी संधि है बेटा, इसमें है अपनी यण संधि। और बी धन आस को मिलाकर ये व्यास शब्द बना है। इसमें बी में क्या है, देखो बी में क्या है, छोटी ई छिपी हुई है, और धन के बाद क्या है, आ है। और यण संधि में बेटा क्या होता है, यण संधि में यही होता है कि अगर धन से पहले क्या है, ई, तो धन के बाद ई
ना होकर कोई भी स्वर का कोई भी क्या हो, कोई भी स्वर हो, है ना। अगर ई ना होकर ई के बाद में क्या हो, कोई भी असमान स्वर हो, तो वहां पे ई धन आ है, तो आ क्या है, आ इसमें है असमान स्वर, असमान स्वर, ठीक है। तो ई धन आ करने पे क्या बनता है, हमारे बनता है य, बनता है क्या, ये। तो इसी प्रकार देखो व्यास, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, या, तो बी धन आस, इसमें कौन सी संधि हो गई, अपने यण संधि हो गई, और जो शब्द बना बी धन आस करने पे वो क्या बना, व्यास, जो किसका विलोम है, जो समास शब्द का विलोम शब्द है, ठीक है। चले आगे। अब देखो, अब हम जान लेते हैं समास की परिभाषा। तो देखो समास किसे कहा जाता है, बहुत ही आसान भाषा में हम जानेंगे कि दो या दो से अधिक परस्पर संबंधित शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक परस्पर शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्या है बेटा यहाँ पे कि क्या है कि दो या दो से अधिक परस्पर संबंधित शब्दों के मेल, कोई क्या कहते हैं, मेल से जो नया शब्द बनता है उसे ही कहा जाता है क्या, उसे ही कहा जाता है बेटा समास, है ना। अब देखो क्या होता है कि दो या दो से अधिक, मतलब आप सभी को मैंने बताया था, क्योंकि बेटा कंफ्यूजन भी होता है समास में क्या होता है। अगर तुम्हें ये पता है तो तुम्हारा क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होगा। समास में किसका मेल होता है बेटा, शब्दों का, ठीक है। और संधि में मैंने आप सभी को बताया था कि संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है, किसका, वर्णों का। तो बस ये बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि जहां शब्दों का मेल होता है वहां समास होता है, और जहां वर्णों का मेल होता है वो अपनी क्या होती है, संधि होती है। और इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे भी जाते हैं, और अगर विद्यार्थियों को क्या है ना परिभाषा पता है, और समास और संधि की परिभाषा डिट्टो एक है, बस उसमें वर्ण और शब्द अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि समास किसे कहते हैं और संधि किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है, जहाँ पे वर्णों का मेल हो रहा है वो तुम्हें ध्यान में रखना है, संधि है, और जहाँ पे शब्दों का मेल हो रहा है वो क्या है, अपना समास है, ठीक है। उसके बाद देखो समास की दूसरी परिभाषा भी हम जान लेते हैं। दो पदों के मध्य प्रयुक्त कारक विभक्ति अव्यय योजकों को हटाकर पास पास लिख देने से एक नया संक्षिप्त पद बन जाता है, और उसे क्या कहते हैं कि क्या करते हैं कि दो पदों के मध्य प्रयुक्त कारक विभक्ति अवयव योजकों को हटाकर पास पास लिख देने से एक नया संक्षिप्त पद बन जाता है, और उसे क्या कहते हैं बेटा, अगर हम चाहें तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। जैसे जानेंगे कैसे, देखो उदाहरण के माध्यम से हम जान लेते हैं कि हवन के लिए सामग्री, ये क्या है, हवन के लिए सामग्री। अब ये क्या है, ये है समास विग्रह, क्या है, समास विग्रह। अब ये समास विग्रह क्यों है, क्योंकि इसमें हवन के लिए सामग्री, मतलब यहाँ पे के लिए ये क्या लग रहा है, यहाँ पे अपना लग रहा है कारक चिन्ह, कौन सा, कारक चिन्ह लग रहा है ना। लेकिन समस्त पद में क्या होता है बेटा, समस्त पद में जो मतलब कारक चिन्ह है उसका लोप हो जाता है और उसका संक्षेप रूप दिया जाता है। और कैसे दिया जाता है कि हवन के लिए सामग्री, तो इसका संक्षेप जो रूप होगा वो क्या होगा, वो होगा हवन सामग्री, हवन सामग्री। अब ये क्या हो गया, ये हो गया संक्षेप रूप, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये है अपना समस्त पद, क्या है, समस्त पद, ठीक है। यहां तक कंप्लीट, यहां तक सब अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अब हम आगे। अब देखो अब हम अच्छे से जान भी लेते हैं कि समस्त पद होते क्या है। अब देखो समस्त पद क्या है, तो देखो समास प्रक्रिया द्वारा बनाया गया पद समस्त पद या फिर सामासिक पद कहलाता है। इसके द्वारा कि जो समास प्रक्रिया है उसके द्वारा जो संक्षेप, जो छोटा शब्द, जो रूप दिया जाता है वही समस्त पद
कहलाते हैं और समस्त पद को ही क्या कहा जाता है बेटा, समस्त पद को ही कहा जाता है सामासिक पद। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि समस्त पद को ही सामासिक पद कहा जाता है। जैसे कैसे, देखो उदाहरण के माध्यम से हमारे दिया गया है क्या, राजपुत्र। ये क्या है, राजपुत्र। अब ये जो राजपुत्र है ना बेटा, ये क्या है अपना, ये है अपना समस्त पद। क्या है अपना, समस्त पद। लेकिन इसमें जो ब्रैकेट में है राजा का पुत्र, अब ये क्या है, ये क्या है अपना, ये है कारक चिन्ह, है ना। और यहां पे ये क्या हो जाएगा, फिर ये अपना हो जाएगा क्या, समास विग्रह। क्या है ये, समास विग्रह। ठीक है, मतलब समास विग्रह का जो संक्षेप रूप दिया जाता है वही होता है बेटा अपना समस्त पद, जिसे हम सामासिक पद भी कहते हैं। उसके बाद देखो समास विग्रह, ये देखो बेटा, अब इसको हम अच्छे से जान लेते हैं समास विग्रह को, कि इसमें होता क्या है। देखो समस्त पद में क्या होता है कि समस्त पद में लुप्त कारक, मतलब समस्त पद में क्या होते हैं, कारक भी क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। लुप्त कारक विभक्ति अव्यय योजकों को पुनः लिख देना ही समास विग्रह कहलाता है। समझ आया कुछ? इसमें ये बता रहा है, इसमें ये कहना चाहता है कि जब समस्त पद में हम क्या करते हैं, समस्त पद में जब हम कारक विभक्ति अवयव योजकों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो तो अपना क्या हो जाता है, समास विग्रह। लेकिन उनमें से अगर हम योजक अवयव या कारक चिन्हों को हटा देते हैं तो वो अपना हो जाता है क्या, समस्त पद। और कैसे, वो हम जान लेते हैं। देखो यहाँ उदाहरण, अब देखो यहाँ पे क्या है, समस्त पद है ना। समस्त पद क्या है, इसमें समस्त पद है यहाँ पे राजपुत्र। क्यों? क्योंकि ये एक संक्षेप रूप दिया गया है, और ये संक्षेप रूप किससे निकला है, ये संक्षेप रूप निकला है अपना समास विग्रह से। ठीक है, और देखो अगर राजपुत्र में हम बात करें कि राजपुत्र में पूर्व पद कौन सा है, तो राजपुत्र में जो पूर्व पद है वो है अपना क्या, राजा। राजा जो शब्द है वो समास, राजपुत्र में राज जो है वो कौन सा है, पूर्व पद है। और अगर हम जाने कि राजपुत्र में उत्तर पद कौन सा है, तो देखो बेटा यहाँ पे जो पुत्र है, देखो उत्तर पद वो कौन सा है, पुत्र जो है वो राजपुत्र में क्या है, उत्तर पद है। ठीक है, उसके बाद देखो अब समास विग्रह। समास विग्रह में क्या है, समास विग्रह में क्या कर दिया गया बेटा, यहाँ पे कारक का जोड़ दिया गया। ये क्या है, कारक चिन्ह, क्या है, कारक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पढ़ा है ना, कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ण से, ये वाले, तो ये क्या है ना, ये है कारक चिन्ह। तो समास विग्रह, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा समास विग्रह। और समास विग्रह राजपुत्र का क्या होगा, राजा का पुत्र। ठीक है, और अगर एक साइड में मैं आप सभी को एक छोटा सा उदाहरण देके और बता देती हूँ। देखो हमने एक उदाहरण लिया, एक बार रुकना बेटा, पानी पी ले तुम्हारी मैम। अब देखो एक उदाहरण के माध्यम से भी हम जान लेते हैं। देखो वन में रहने वाला मानुष, रहने वाला मानुष। अब देखो ये क्या है, वन में रहने वाला मानुष, ये हमने क्या लिख दिया, एक वाक्य लिख दिया। ठीक है, अब ये जो है, ये जो है, ये क्या है, अगर ये पूरा है, ये क्या है, ये है समास की प्रक्रिया। क्या है, प्रक्रिया बेटा, ये प्रक्रिया है। ठीक है, ये क्या है, समास की प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखो इसमें वन क्या है, वन जो है अपना, ये क्या है बेटा, वन जो इसमें है वो क्या है अपना, ये है अपना पूर्व पद। कौन सा पद है, पूर्व पद। ठीक है, ये क्या है अपनी
ये है अपनी विभक्ति। और एक बात ध्यान में रखना, विभक्ति को क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। और ये क्या है? रहने वाला। ये क्या है? अन्य पद है। क्या है? अन्य पद। और मानुष जो हो गया ये क्या है अपना? ये है अपना उत्तर पद। क्या है? उत्तर पद। ये है इसकी पूरी प्रक्रिया। ठीक है, इसको समझो कि वन जो है, वन में रहने वाला मानुष, ये है अपनी समास की प्रक्रिया। ठीक है, ये पूरी एक प्रक्रिया है। ठीक है, अब इसमें क्या है? वन जो है ये इसमें क्या है? पूर्व पद। में जो है ये विभक्ति है, परसर्गी से मान लो ना। और इसके बाद देख लो रहने वाला। रहने वाला जो है इसमें एक अन्य पद है। ठीक है, और जो मानुष है ये है अपना इसमें क्या? उत्तर पद। ठीक है, अब इस पूरे वाक्य को, इस पूरी समास प्रक्रिया को मिलाकर हमें एक संक्षेप रूप देना है। तो अब हम इसमें संक्षेप रूप देने के लिए क्या करेंगे? जब हम इसमें क्या करेंगे? संक्षेप रूप देंगे बेटा, देखो इधर जगह निकाल लेते हैं। जब हम इसमें संक्षेप रूप देंगे तो अब जो अपना बनेगा, हम क्या करेंगे? इस पूरे वाक्य में से पूर्व पद और उत्तर पद को हम क्या करेंगे? साथ में जोड़ेंगे और एक क्या करेंगे? नया शब्द बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नया शब्द। और ये जो नया शब्द बनाएंगे वो इसी वाक्य में से हम बनाएंगे। तो इसमें से अगर नया पद बना तो वो क्या बनेगा? वन मानुष। क्या बनेगा? वन मानुष। अब जो ये वन मानुष है ना, ये क्या है बेटा? ये नया पद भी है, ये नया शब्द भी है, और यही क्या है? अपना समस्त पद है। क्या है? समस्त पद। क्या है? समस्त पद, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम सामासिक पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामासिक पद भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम? सामासिक पद भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेटा, ये है सारी प्रक्रिया। मतलब जहां पे कारक, चयन, योजक, अवयवों का क्या कर दिया जाए? लोप कर दिया जाए, तो वो तो है अपने समस्त पद। और समास विग्रह क्या है? जब उसमें कारक चिन्हों को जोड़ दिया जाए तो वो अपना समास विग्रह है। पूर्व पद क्या है? जो धन से पहले जो आता है वो पूर्व पद होता है, जो धन के बाद आता है वो अपना क्या होता है? उत्तर पद होता है। और पूरे वाक्य को मिलाकर जो संक्षेप रूप दिया जाता है, वन मानुष है, ये क्या है? संक्षेप रूप है, संक्षेप करना। ठीक है, और जो पूरे वाक्य को संक्षेप कर जो उत्तर, जो अर्थ दिया जाता है कम शब्द में, वही अपना होता है बेटा। क्या होता है? समास होता है, उसे ही कहा जाता है समास। ठीक है, तो चले आगे। यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। अब उसके बाद देखो समास की रचना है ना, इतना हमने पढ़ लिया। अब हम जानेंगे कि जो समास की जो रचना होती है वो किन से मिलके होती है, कैसे होती है, किस प्रकार से होती है। तो देखो समास की जो रचना होती है वो कितने प्रकार से होती है? 4 प्रकार से होती है। देखो समास रचना शब्द स्रोत की दृष्टि से 4 प्रकार से होती है। मतलब समास की जो रचना है वो कितने प्रकार से होती है? 4 प्रकार से होती है। और वो 4 प्रकार कौन से हैं? एक तो तत्सम शब्दों द्वारा, हिंदी, विदेशी और संकर शब्दों द्वारा समास की क्या होती है? रचना होती है। कैसे? देखो पहले हम बात कर लेते हैं तत्सम शब्द के बारे में। तो देखो इसमें क्या होता है? हवन के लिए सामग्री। ये क्या है? हवन के लिए सामग्री। ये क्या है? मूल विग्रह है। क्या है? मूल विग्रह। और जब हम इसका क्या करेंगे? समास करेंगे। भाई ये तो बड़ा है, मूल विग्रह है। जब हम इसको समास, मतलब जब हम इसको समस्त पद में संक्षेप में जब इसका उत्तर देंगे तो बेटा वही है समास। तो यहाँ पे देखो तत्सम शब्दों में जब हम इसका समास करेंगे तो क्या होगा? हवन सामग्री। क्या होगा? हवन सामग्री। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं कि हिंदी में समास विग्रह का है ना, हिंदी में समास विग्रह का क्या, हिंदी में समास विग्रह का संक्षेप रूप कैसे होता है तो वो भी हम जान लेते हैं। देखो छोटे हैं जो भैया, ये क्या है? मूल विग्रह है। भाई छोटे हैं जो भैया, ये क्या है बेटा? मूल विग्रह है। अब देखो यहाँ पे जब इसको हम मतलब छोटा रूप देंगे तो ये क्या है? छुट भैया। क्या है? छुट भैया। तो ये अपना क्या हो गया? समास। या मानो तो क्या हो गया? समस्त पद। क्या हो गया? समस्त पद। ठीक है, उसके बाद देखो अब विदेशी। भाई विदेशी शब्दों में किस प्रकार समास का समस्त पद बनता है। ठीक है ना, तो अब देखो ये यहाँ पे क्या होगा? देखो जेब, जेब क्या है? अरवी। अरवी के लिए खर्च है ना,
तो ये क्या है, मूल विग्रह। और जब इसका संक्षेप रूप हमने दिया, क्या दिया, संक्षेप रूप, तो यह है बेटा अपना समास, ये है अपना समस्त पद। तो जेब खर्च, ये क्या हो गया विदेशी भाषा में, ये हो गया समास का छोटा संक्षेप रूप। और बेटा वही है अपना क्या, समास। उसके बाद देखो शंकर शब्दों में, इनमें क्या होता है, रेल पर चलने वाली गाड़ी, ये क्या है, रेल पर चलने वाली गाड़ी। ये तो क्या है, ये तो है इसका मूल विग्रह, है ना। अब इसमें क्या होगा कि समस्त पद संक्षेप रूप देना होगा, तो इसका पूरा जो छोट में बनेगा वो क्या बनेगा, रेलगाड़ी। क्या किया इसमें, रेल और गाड़ी, मतलब रेल क्या है इसमें पूर्व पद है, क्या है, पूर्व पद, ठीक है। गाड़ी क्या है इसमें उत्तर पद है, और बीच में पर चलने वाली, इनका क्या कर दिया, लोप कर दिया। मतलब इसमें चाहे अवयव हो, विभक्ति चिन्ह हो, इन सब का लोप कर दिया। और लोप करने पर केवल पूर्व और उत्तर पद को मिलाकर इसे शॉर्ट में आंसर दे दिया कि किसकी बात की जा रही है, रेलगाड़ी की। तो यही बात है कि जिन वाक्यों को संक्षेप करके एक शब्द में ही उत्तर दे दिया जाए बेटा, वो है समास, है ना। अब देखो आगे, अब हम जान लेते हैं समास के प्रकार। क्या जानेंगे कि समास के प्रकार कितने होते हैं, वो अब हम जान लेते हैं। तो देखो समास के प्रकार, तो सबसे बड़ी बात आप सभी विद्यार्थियों को ये ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार विद्यार्थियों को सिर्फ इतना पता होता है, बचपन से लेके अब तक हम ये पढ़ रहे हैं कि समास के प्रकार कितने होते हैं, है ना। ये तो हमें पता होता है कि समास के जो प्रकार होते हैं वो 6 होते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन कुछ गहनता भी इसमें छिपी हुई है, और ये गहनता कब जाके हमें पता चलती है, ये गहनता तब जाके हमें पता चलती है जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आते हैं, जब हम किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं, तब जाके हम हिंदी को गहनता से पढ़ते हैं। तब जाके हमें पता चलता है कि भाई बेटा समास के 6 भेद नहीं होते, 6 भेद तो होते हैं लेकिन उसमें भी बहुत गहनता है, वो अब हम जानेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि अब तुम छोटी मोटी तैयारी तो कर नहीं रहे हो, है ना, सभी एसआई के स्टूडेंट हो। तो अब देखो इधर हमें पहले जानना है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार। अगर तुमसे पूछा जाए एग्जाम में कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, और अगर विद्यार्थियों को पता ही नहीं है, है ना, क्योंकि पद प्रधानता के बारे में तो आज तक पढ़ा ही नहीं, है ना, तो वो पता भी तो होना चाहिए ना। तो पद प्रधानता के आधार पर अगर पूछा जाए तो समास के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, कितने होते हैं, 4 होते हैं। वो हम जान लेते हैं कि 4 कौन कौन से होते हैं। देखो, प्रथम पद प्रधान समास, प्रथम पद प्रधान समास वो कौन सा होता है, अपना अव्ययी भाव समास। मतलब जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है वो अपना होता है अव्ययी भाव समास। और जहां पे प्रथम, बेटा देखो अभी आप सोचो कि मैम पूर्व पद बोल रही है, तो देखो पूर्व पद है ना, पूर्व पद को ही प्रथम पद बोला जाता है, और पूर्व पद को ही क्या बोला जाता है, पूर्व पद है, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है पहला पद, पहला पद, ठीक है। तो अगर तुम्हारे सामने आए कि जहां पे पूर्व पद प्रधान हो, जहां पे पहला पद प्रधान हो, या फिर जहां पे प्रथम पद प्रधान हो, वो अपना कौन सा समास होता है, वो अपना होता है अव्ययी भाव समास, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे भेद पे। तो देखो दूसरा भेद का क्या है, द्वितीय पद प्रधान समास, वो होता है अपना तत्पुरुष समास। मतलब जिस समास में द्वितीय पद प्रधान हो वो कौन सा समास होता है, अपना तत्पुरुष समास। लेकिन द्वितीय पद को ही बेटा ध्यान में रखना कि द्वितीय पद को ही क्या कहा जाता है, द्वितीय पद को ही कहा जाता है उत्तर पद, द्वितीय पद को ही कहा जाता है उत्तर पद। और जो उत्तर पद है ना, और इसी द्वितीय पद को क्या कहा जाता है, इसी द्वितीय पद को कहा जाता है दूसरा पद, दूसरा पद।
तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि तुम सोचो कि यार मैम ने तो ये पढ़ाया था कि जहाँ पे द्वितीय पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास होता है, और यहाँ पे तो साला क्या आ गया कि यहाँ पे तो आ गया कि जहाँ दूसरा पद प्रधान हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो बेटा देखो, रट्टा ही नहीं मारनी, चीज़ों को समझना भी है, क्योंकि जब समझोगे तभी किसी चीज़ को तुम समझ पाओगे ना, जब जाके तुम उसका आंसर दे पाओगे ना। तो मैं तुम्हें सारा बता रही हूँ कि द्वितीय पद को ही उत्तर पद कहा जाता है, द्वितीय पद को ही दूसरा पद कहा जाता है, चाहे द्वितीय पद आए, चाहे दूसरा पद आए, चाहे उत्तर पद आए, एक ही बात की जा रही है ना, और दूसरे पद की। ठीक है, तो वो अपना कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। लेकिन अब देखो इसमें ब्रैकेट में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कर्मधारय समास और दिग्गु समास। बच्चे कंफ्यूज, अरे बाप रे, ये तो समास के 6 भेदों में कवर थे, ये तो तत्पुरुष में आ गए। तो बेटा इसका कारण क्या है? ये तत्पुरुष के 2 भेद माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? कर्मधारय और दिग्गु समास तत्पुरुष के 2 भेद माने जाते हैं। और 2 भेद क्यों माने जाते हैं? क्योंकि कर्मधारय और जो दिग्गु समास है इसमें भी बेटा क्या होता है, इसमें भी अपना कौन सा पद प्रधान होता है? यहाँ पे भी अपना उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। ठीक है, और आप सभी को पता है उत्तर पद कोई द्वितीय पद, द्वितीय कोई दूसरा पद। ठीक है, इसलिए तत्पुरुष समास में कर्मधारय और दिग्गु समास को तत्पुरुष समास के 2 भेद भी माने जाते हैं, कर्मधारय और दिग्गु समास। और क्यों माने जाते हैं? क्योंकि कर्मधारय और दिग्गु समास में भी कौन से पदों का प्रयोग किया जाता है? उत्तर पद को महत्व दिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, उभय या दोनों पद प्रधान समास, वो कौन सा समास है? अपना द्वंद्व समास। बात हो गई बेटा कि जहां पूर्व पद प्रधान था वहां अपना अव्ययी भाव समास था, जहां पे उत्तर पद प्रधान था वहां पे अपना तत्पुरुष समास था। ठीक है, और जो कर्मधारय और जो दिग्गु समास है वो किसके भेद है? वो है अपने जो भेद है वो किसके भेद है? वो है अपने तत्पुरुष समास के, है ना। क्यों है? क्योंकि कर्मधारय और दिग्गु समास में भी किसका कौन सा पद प्रधान होता है? कौन से पद का महत्व होता है? दूसरे पद का। लेकिन अब झोल आ गया, क्या आया कि बेटा अब क्या है? द्वंद्व समास। अब इसमें क्या है कि जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है ना। ध्यान में रखना कि जहां पे पूर्व और उत्तर दोनों की प्रधानता होती है, दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाता है, वो अपना होता है द्वंद्व समास। ठीक है, अब देखो चौथा, कोई प्रधान पद नहीं होता। क्या है कि जहां पे कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जहां पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता वो अपना होता है बहुवीर्यीय समास, है ना। और देखो प्रधान नहीं होता, या ये समझ लो कि जहाँ पे दोनों पद अप्रधान होते हैं, और जहाँ पे दोनों पद अप्रधान होते हैं और कोई तीसरा ही पद का कोई तीसरा ही आंसर निकलता है, किसी तीसरे ही पद की विशेषता बताता है, वो है अपना बहुवीर्यीय समास। तो ध्यान में रखना है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। चलते हैं अब आगे, चलते हैं। देखो अब आ गई तुम्हारी स्कूल वाली, है ना, जो हम अब तक पढ़ते आए थे कि भाई समास के 6 भेद तो होते हैं, लेकिन वो नहीं पता था कि पदों की प्रधानता के आधार पे भी कोई समास के भेद होते हैं, क्या है ना। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं कि हिंदी में समास के प्रकार या भेद, कि हिंदी में जो समास के प्रकार और भेद होते हैं वो कितने होते हैं। तो देखो हिंदी में समास के प्रकार और जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। और इन 6 भेदों को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, और ट्रिक क्या है? वो अपनी है अवक्तोदद। क्या है? अवक्तोदद। कैसे? क्योंकि जो समास के भेद है 6। अब देखो अवक, ए पे क्या है अपना? ए पे है अपना अव्ययी भाव समास। व पे क्या है? व पे है अपना बहुव्रीहि समास। क पे क्या है अपना? क पे जो है अपना वो है कर्मधारय समास। ठीक है, और तो पे क्या है अपना? तो पे है अपना तत्पुरुष समास। कंप्लीट यहाँ तक। उसके बाद है दद। अब दद में देखो, दद में क्या है? एक तो द पे है वो है अपना दिग्गु समास, और एक द पे है वो है अपना द्वंद्व समास, है ना बेटा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? अव्ययी भाव समास। जो हमने अभी देखा कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है?
पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होता है कि जिसमें पूर्व पद तो क्या होता है, विशेषण। पूर्व पद तो क्या होता है बेटा, विशेषण होता है, पूर्व पद। ठीक है। और जो दूसरा पद होता है वो कौन सा होता है, विशेष्य होता है। क्या होता है, वो विशेष्य होता है। दूसरा जो पद होता है वो होता है विशेष्य। वो क्या होता है, विशेष्य। तो कर्मधारय समास में आप सभी को ध्यान में रखना है कि कर्मधारय समास में जहां पर पूर्व पद विशेषण हो और जहां पर उत्तर पद क्या हो, विशेष्य हो, वो होता है अपना कर्मधारय समास। उसके बाद देखो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, रुकना बेटा, जगह बनाते हैं। देखो तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में होता है जहां पे उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान, वो है अपना तत्पुरुष समास। ठीक है। दिग्गु समास में क्या है, दिग्गु समास में जहां पे पूर्व पद क्या हो, पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो। जहां पे पूर्व पद संख्यावाची हो वो है अपना दिग्गु समास। ठीक है। और उसके बाद देखो बहु, फिर है अपना द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास, मतलब जहां पे दोनों पदों की, जहां पे पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान, दोनों क्या हो, प्रधान हो, वो क्या है अपना, वो है अपना द्वंद्व समास। और बहुवीर्यीय समास क्या है, बहुवीर्यीय समास है अपना जहां पे क्या हो, जहां पे पूर्व और उत्तर पद क्या हो, दोनों क्या हो, अप्रधान हो। वो क्या है अपना, वो है अपना बहुव्रीहि समास। तो मुझे लगता है यहाँ तक मेरे विद्यार्थियों को इतना सा भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। इसी प्रकार मेरे साथ आप सभी विद्यार्थी जुड़े रहिए, बिल्कुल बच्चों की तरह समझाऊंगी, बिल्कुल अपने छोटे भाई बहनों की तरह समझाऊंगी, है ना। लेकिन यहाँ तक इतना आसान तरीके से पढ़ने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को जल्दी से जल्दी शिक्षा जगत अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी जाके आप दिव्या मैम के पास पहुंच सकते हो और इतने आसान तरीके से समास को समझ सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा कठिन लगता है ना। अब देखो आगे चले। अब देखो समास विग्रह करते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। बात तो सही है कि भाई समास विग्रह जब हम करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी हम आप सभी विद्यार्थियों को बता देते हैं। देखो पहली जो बात है वो क्या है, समास विग्रह करते समय समास में आए हुए पदों का ही प्रयोग करें। क्या करें कि जब आप समास विग्रह करो तो ये नहीं है कि कहीं से उठा लिया कहीं से उठा लिया, मतलब समास में जो शब्द आए हैं उन्हीं समास के शब्दों का तुम्हें क्या करना है, प्रयोग करने पर उनके समानार्थी पर्यायवाची पदों का प्रयोग नहीं करें, है ना। मतलब जो समास विग्रह करते समय जो शब्द आया है उसी का प्रयोग ना करें, बाकी उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग ना करें। कैसे, देखो जैसे कि ग्रामगत, क्या है, ग्रामगत। अब ये क्या है, ग्राम को गत, मतलब जो जैसा था उसका समास विग्रह वैसे ही किया। अब देखो ग्रामगत, ये क्या है अपना, ग्रामगत जो है ये तो अपना है समस्त पद, क्या है, समस्त पद। और ये ग्राम को गत, ये क्या है, समास विग्रह। ठीक है। और यही बात इसमें बताई गई है कि जब आप समास विग्रह करो तो तुम्हें क्या करना है कि उसी शब्द का प्रयोग करना है, उसमें किसी उस शब्द के पर्यायवाची का प्रयोग नहीं करना। किस प्रकार कि देखो ग्रामगत, तो ग्राम को गत ये सही है अपना, लेकिन अगर हम करें गांव को गत, भाई यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे तुम गांव कर रहे हो तो ये गलत हो गया ना, है ना। तुम उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो वो क्या होगा बेटा, वो सरासर गलत होगा।
ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो शब्द आया है उसी की शब्द का प्रयोग करना है, उस शब्द के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं करना। ठीक है। अब देखो आगे, देखो जैसे और जान लेते हैं, जहां पर समास में प्रयुक्त पदों का विग्रह में प्रयोग सार्थक न बने तो उनके समानार्थी पदों का प्रयोग किया जाता है ना। क्या होता है कि जहां पर समास में प्रयुक्त पदों का क्या हो, कि जहां पे समास में प्रयुक्त पदों का विग्रह में प्रयोग सार्थक न बने, भाई जब विग्रह हम प्रयोग करें तो वो क्या हो, सार्थक मतलब सही ना हो, तो फिर समानार्थी पदों का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या किया जाता है कि समानार्थी पदों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है वो हम देख लेते हैं। देखो जलद, तो इसमें क्या है, जल को देने वाला, जलद है ना। तो जलद किसे कहा जाता है, कि जो जल को देने वाला होता है। उसी प्रकार देखो कुकर्म, तो ये क्या है, कुत्सित, कुत्सित है जो कर्म है ना, कुत्सित है जो कर्म। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, देखो समास विग्रह, समास विग्रह करते समय पदों के आपसी संबंध को ध्यान में रखते हुए विग्रह करें। अब जब आप समास विग्रह कर रहे हो तो पदों का जो आपसी संबंध है उसको ध्यान में रखकर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस समय विग्रह करना है। कैसे, देखो पशुवली, ये क्या है, पशुवली। अब जो पशुवली है ये अपना क्या है, ये है बेटा अपना समस्त पद। क्या है, समस्त पद। अब ये तो समस्त पद है, लेकिन पशु की बलि क्या है, पशु की बलि, तो ये क्या है अपना, पशु की बलि जो है ये है अपना समास विग्रह। तो देखो इस प्रकार आप सभी को ध्यान में रखना है कि पहले शब्द को अच्छे से देखो और उसका जब समास विग्रह करो तो शब्द के अनुसार करो। उसी प्रकार देखो बलि पशु, क्या है, बलि पशु। अब बलि पशु है ये अपना समस्त पद है, और बलि के लिए पशु ये क्या है, ये है अपना समास विग्रह। क्या है, समास विग्रह। ठीक है। उसी प्रकार देखो काकवली, इसका क्या होगा, काकवली है ये अपना क्या है, ये अपना है समस्त पद, क्योंकि ये संक्षेप रूप दे रहा है, संक्षेप में बता रहा है। और देख काक के लिए बलि, ये अपना हो गया समास विग्रह, समास विग्रह। देखो नरवली, नर की बलि, नर की बलि जो है ये अपना क्या हो गया, समास विग्रह। और नरवली क्या हो गया अपना, ये अपना हो गया क्या, नरवली जो है ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया बेटा, ये अपना हो गया क्या, ये अपना हो गया समस्त पद। कंप्लीट यहाँ तक। तो मतलब किन किन बातों का आपको समास विग्रह करते समय या समस्त पद को समास विग्रह बनाते समय किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो बातें भी मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं आगे। टेंशन ना लो बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ने वाले ताकि तुम्हें कहीं और जाना पड़े, कहीं और से देखना पड़े। जितना है, जितना आसान तरीके से मैं तुम्हें बता सकती हूँ उतने आसान तरीके से मैं तुम्हें बता रही हूँ। और जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार की थ्योरी पूछी जाती है, थ्योरी तो क्या, थ्योरी के क्वेश्चंस बनाकर पूछे जाते हैं, वो जितने भी जहाँ से बनते हैं, किस प्रकार से बन सकते हैं, उस सारी थ्योरी इसमें दी गई है। तो बेटा बस पढ़ते रहो, मस्त रहो। अब देखो संधि और समास में अंतर निम्न है, जो कि विद्यार्थियों में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ना, जो कि विद्यार्थियों में क्या है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन को भी दूर कर लेते हैं, जरूरी है ना। तो अब हम जान लेते हैं संधि और समास में अंतर। तो देखो संधि में दो अक्षरों का संयोजन होता है, जबकि समास में दो शब्दों का संयोजन होता है ना। ध्यान में रखना है कि संधि में क्या होता है, संधि में दो वर्णों का संयोजन होता है, संधि में दो अक्षरों का संयोजन होता है। लेकिन समास में क्या होता है, समास में दो शब्दों का संयोजन होता है। मतलब जहां पर दो शब्दों का जुड़ाव हो वो तो है अपना समास, और जहां पर वर्णों का जुड़ाव हो वो है अपनी क्या, संधि। ठीक है। उसके बाद देखो संधि मुख्यतः तत्सम संस्कृत मूल शब्दों में पाई जाती है। मतलब जो संधि है
वो किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है तत्सम, है ना। मतलब तत्सम मतलब संस्कृत के मूल शब्दों में जो पाई जाती है वो है संधि। जबकि समास में क्या होता है? जबकि समास विभिन्न प्रकार के शब्दों, समास किसमें? समास संस्कृत में तत्सम, तद्भव, उर्दू आदि में पाए जा सकता है। ठीक है। यह है अंतर समास और संधि में। क्या है अंतर? कि संधि क्या होती है? संधि तत्सम संस्कृत मूल शब्दों में पाई जाती है, लेकिन समास में क्या होता है बेटा? समास में विभिन्न प्रकार के शब्दों, जैसे कि संस्कृत मान लो, तत्सम, तद्भव, उर्दू आदि में पाई जाती है। ठीक है। अब देखो अगला क्या है? संधि में एक स्वर या व्यंजन को छोड़ दिया जाता है। संधि में क्या किया जाता है? कि एक स्वर और व्यंजन को छोड़ दिया जाता है। लेकिन समास में क्या होता है? जबकि समास में विभक्ति या पूरे शब्दों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है। यह है अंतर कि संधि में तो केवल स्वर और व्यंजन को छोड़ दिया जाता है, लेकिन समास में क्या होता है? समास में तो विभक्ति और पूरे शब्दों को ही छोड़ दिया जाता है ना। अब देखो आगे, समास के लिए संधि आवश्यक नहीं है। ये बात ध्यान में रखना कि समास के लिए क्या आवश्यक नहीं है? संधि आवश्यक नहीं है। लेकिन समास से बने यौगिक शब्द, लेकिन किससे बने यौगिक शब्द? समास से बने हुए यौगिक शब्द मतलब समस्त पद, है ना, में संधि हो सकती है। लेकिन समास से बने हुए जो समस्त पद है उनकी क्या हो सकती है? संधि हो सकती है। तो ये अंतर था बेटा संधि और समास में, है ना। ठीक है। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखो हमने जान लिया कि समास जो है, समास शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? सम धन आस से मिलके बना हुआ है। समास का विलोम क्या है? व्यास है ना। समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का जो अर्थ होता है संक्षेप, संक्षिप्त और संक्षेपण, है ना। ये क्या होता है? समास का अर्थ होता है मतलब जो बड़ी चीज को एक संक्षेप, एक शब्द में, एक समस्त पद में समझा दे, वही है अपना समास। उसके बाद समास की हमने परिभाषा जानी कि समास किसे कहते हैं, कि जहाँ पे शब्दों का मेल होता है वही अपना होता है क्या? समास होता है। उसके बाद हमने क्या जाना? उसके बाद हमने जाना कि समस्त पद क्या होते हैं। तो जो समास विग्रह है, और समास विग्रह जब हम करते हैं तो समास विग्रह में कारक, विभक्ति और अवयव जो दिए जाते हैं और उनका लोप कर जो पूर्व और उत्तर पद को मिलाकर जो शब्द बनाया जाता है, जो संक्षेप अर्थ दिया जाता है, वही होता है अपना क्या? समस्त पद। ठीक है। उसके बाद हमने क्या जाना कि समास विग्रह क्या होता है। तो समास विग्रह हमने जान लिया। ठीक है। छोड़ा कुछ नहीं था। तो क्या होता है वो हमने जान लिया। देखो समास की रचनाएं कितने प्रकार से होती थी? 4 प्रकार से, तत्सम, हिंदी और विदेशी, और एक जो अपना लास्ट है वो संकर। इन चारों से क्या होती है? समास की रचना। और समास के जो प्रकार होते हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर कितने होते हैं? वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा क्या कि जो समास, हिंदी में जो समास है उनके कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में जो समास होते हैं उनके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वो भी हमने जान लिया। और कौन कौन से समास में कौन कौन सा पद प्रदान होता है वो भी हमने जाना। और देखो उसके बाद हमने पढ़ा कि जो समास विग्रह करते समय समास में आए हुए, है ना, जो भी शब्द है, तो किन किन बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद हमने क्या जाना? उसके बाद हमने जाना कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो संधि और समास का अंतर भी हमने बहुत अच्छे से जान लिया है। तो आज समास के बारे में हमें जितना बेसिक जानना था वो सारा आज हम जान चुके हैं। कल हम बात करेंगे इसी, है ना, तो कल हम बात करेंगे समास के जो भेद है। तो आज अपना सेशन यही समाप्त होता है। कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। धन्यवाद।